और बड़ी खबर है, जर्मनी में अब पाकिस्तान को अफगानियों की चुनौती, जहां वाणिज्य दूतावास से पाकिस्तानी झंडा उतारा गया और फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी झंडा उतारा गया है। अफगानियों ने वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की। सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से वाणिज्य दूतावास को बंद किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलाम वजीर की हत्या के बाद से अफगान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और वाणिज्य दूतावास से पाकिस्तानी झंडा जिस वक्त उतारा गया उसी वक्त के दौरान की ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि जर्मनी में पाकिस्तान को अफगानियों की ये चुनौती है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी झंडा उतारा गया, वो तस्वीर आपके सामने। अफगानियों ने वाणिज्य दूतावास में जिस तरीके से तोड़फोड़ की वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से फिलहाल वाणिज्य दूतावास को बंद रखने का फैसला लिया गया है। आज की एक और बड़ी खबर पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी है और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक को लेकर खबर है, जहां आपको बता दें टीएमसी का कोई भी सांसद नहीं पहुंचा है बैठक में। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ये बैठक महत्वपूर्ण है। संसद भवन एनेक्सी में हो रही बैठक के बारे में फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में टीएमसी का कोई भी सांसद नहीं पहुंचा है। और दूसरा अपडेट, जहां सर्वदलीय बैठक में पहुंचे जयराम रमेश की तरफ से दावा, जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र के लिए विशेष दर्जा मांगा है। हैरानी की बात है कि टीडीपी नेता इस मुद्दे पर चुप रहे। दिल्ली से मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक से फिलहाल क्या क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब ये बैठक शुरू हुई थी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। साथ में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद है और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा भी मौजूद है। उनके अलावा तमाम जो दल है उन दलों के लोकसभा और राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर्स हैं इस बैठक में मौजूद है। दरअसल इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश है कि जो सत्र कल शुरू होने जा रहा है वो सत्र सुचारू रूप से चले और सरकार का जो विधायी कामकाज है उसको निपटाया जाए। और अगर विपक्ष से कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है, इसके लिए तो पहले एक आम राय बन सके। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस बैठक की शुरुआत में कांग्रेस का जब मंत्रिमंडल बोलने के तो कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वो विपक्ष के लिए मांगा है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि ये परंपरा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है हमेशा विपक्ष के पास जाता है। लेकिन खास बात यह है कि आज की बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर जो तमाम दुकानदार, होटल मालिक, ठेले वाले हैं उनको अपना नाम और पहचान प्रदर्शन करने के लिए कहा है। वो मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे जो है एक सद्भाव और समाज जो भाईचारा है वो बिगड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने नीट का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही है, हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, लिहाजा इसको रोका जाना चाहिए। सरकार की नीति ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने भी कहा, जो जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है तो जेडीयू की तरफ से विशेष दर्जे की मांग की बिहार के लिए। ऐसे में जब बजट सत्र सामने है और बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण, तो हर राज्य, हर पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से जो सहयोगी दल है वो चाहते हैं कि उनको बजट से, उनके राज्य को बजट से ज्यादा मिले। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष की कोशिश है कि इस सत्र में सरकार को कैसे संसद के अंदर और बाहर घेरा जाए। बिल्कुल, अब संसद को शांतिपूर्वक चलाने पर हो रही चर्चा के साथ साथ जिस तरीके से मुद्दों को लेकर खबर हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे ने हमें दी है, आपको बता दें सर्वदलीय बैठक, तस्वीरें भी आपके सामने। आपको बता दें जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, रामगोपाल यादव समेत कई विपक्षी नेता इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल आपको बता दें सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रमोद तिवारी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनडीए के साथ बैसाखी पे चल रही है वो रोज संविधान, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है। चाहे पार्लियामेंट में प्रो टर्म का हो, डिप्टी स्पीकर का हो। जिस तरह से मूर्तियां यहाँ से हटा दी गई अम्बेडकर जी का, क्योंकि वो संविधान निर्माता थे, महात्मा गांधी की। जिस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी सरकार के संरक्षण में बढ़ाई जा रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं। ये सरकार
जानबूझकर जन सरोकार की अवहेलना कर रही है। हरिद्वार में नेम प्लेट विवाद में बड़ा खुलासा, जहां गैर हिंदू चला रहे हैं दूसरे नाम से होटल और ढाबा। आपको बता दें, हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चल रहे ढाबे को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां प्रशासन के आदेश के बाद मालिकों ने नाम लिखवा लिए हैं और ढाबा मालिकों का दावा सालों से कावड़िए यहां पर खाना भी खाते हैं। बोर्ड लगवा दिए, नाम लिखवा दिया है सबका, जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है उसका नाम लिखा गया। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है। मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना आप बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे, अब फिर लगवाए गए। ऐसा कुछ नहीं है, खुला लिखा हुआ, शुद्ध शाकाहारी है। सब हिंदू वर्कर और मुस्लिम मिलकर काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे एक ही तरह के वर्कर हैं, दोनों तरह के वर्कर। हाँ, हमने आईडी सबकी थाने में जमा कर रखी। कयूम जी, ये जो ढाबते हैं इस पूरे फैसले को, आप फैसला ठीक है जी, हम तो पहले से ही नाम लिखवा के चलते हैं बोर्ड पे, कोई ऐसी बात तो नाम लिखवाने से किसी तरह का कुछ लगता हो आपको गलत है, कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इधर से कावड़िया भी बहुत चलते हैं, बराबर चलते हैं। फिर कुछ इधर आके भोजन करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कावड़िया या नहीं? नहीं, जिनको आना होता है वो आते हैं, जो नहीं आना होता वो नाम देख के ही चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद में बड़ी खबर आ रही है, जहां पुणे पुलिस के सामने नहीं दर्ज कराया गया बयान और पुणे कलेक्टर पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप। वाशिम से पुणे पहुंची पूजा का फोन भी बंद है। सूत्रों का दावा, पहले अग्रिम जमानत की कोशिश करेंगे। और पुणे के मालचेज घाट पर नियमों की अनदेखी को लेकर भी खबर है, जहां पर्यटकों ने खतरे में अपनी जान डाल दी है और घाट पर बारिश के दौरान कैसे जान जोखिम में डाली गई। आपको बता दें, धारा 144 का भी उल्लंघन कर रहे हैं पर्यटक। 15 जून से 30 अगस्त 2024 तक यहां पर धारा 144 लागू है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आपको बता दें कि उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां धारा 144 लागू की गई है। घाट की ये तस्वीर है, क्योंकि बारिश के दौरान जिस तरीके से यहां पर हालात बिगड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है लोगों के लिए मुश्किलें हो जाती हैं। ज़्यादा फिसलन और लगातार हो रही बारिश की वजह से ही यहां पर प्रशासन की तरफ से फैसला लिया जाता है कि पर्यटक यहां पर ना पहुंचे। धारा 144 लगा दी जाती है और पुणे के मालचेज घाट की ये वो तस्वीर है जहां पर पर्यटक ही नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और कैसे अपनी जान को आफत में डाल रहे हैं। तो यमन पर इजराइल के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां अल हुदैदा पर हमले का नया वीडियो सामने आया है और अल हुदैदा पोर्ट पर आईडीएफ के 10 से ज्यादा अटैक। आपको बता दें, इजरायली हमले के बाद पोर्ट पर भीषण आग लगी है, लेकिन यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमला हुआ है और अल हुदैदा के ऑयल डिपो में बमबारी की तस्वीर भी आपके सामने होगी। इजरायली हमले के बाद आग में जला डिपो, ये देखिए तस्वीर। धमाकों और आग की लपटों से पूरे शहर में दहशत है। इजरायली बमबारी के बाद दहले यमन की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि यहां पावर स्टेशन पर इजरायल ने हमले को अंजाम दिया है और हमले के बाद अल हुदैदा में लगी भीषण आग की एक और तस्वीर। आग की लपटों में घिरा पूरा शहर। यमन के पावर स्टेशन पर हमले की तस्वीर आपने देखी है। अब बमबारी के बाद घरों से निकल रहे बाहर लोग, ये देखिए तस्वीर। हमले के बाद मोबाइल में वीडियो बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, वहीं उनके ठीक बगल में आगे ही किस तरीके से आग का ये गोला नजर आ रहा है। इजरायली अटैक के बाद दहशत में लोग हैं, लेकिन आसपास इलाके में जुटे लोग किस तरीके से मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, क्योंकि अब सीधे यमन के अंदर हमलों को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इजरायल ने यमन को जिस तरीके से जला कर रख दिया है, उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इजरायल का वो प्लान है जिसके तहत यमन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया गया है जिसमें ऑयल डिपो के साथ साथ पावर स्टेशंस भी हैं। और यही वजह है कि रिहायशी इलाकों के बिल्कुल नजदीक जिस तरीके से आग के गोले की ये तस्वीर सामने आ रही है, आसपास खड़े लोगों की भी ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजरायल ने अब सीधे यमन को कैसे जला दिया है। अटैक हुए कहां पर हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। अटैक हुआ पोर्ट पर, अटैक हुआ है यहां पर ऑयल डिपो पर, और पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। अब हमले की वजह समझिए, क्योंकि इस हमले की वजह के साथ साथ आगे आपको संदेश भी समझना होगा। तेल अवीव पर याफा ड्रोन अटैक हमले की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जबकि दोबारा हमला अगर किया गया तो यमन को नक्शे से ही मिटा देने की हिम्मत
किस तरीके से इजराइल ने इन अटैक्स के जरिए सामने रखी है, ये एक बड़ा संदेश गया है। हालांकि यमन पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर खबरें बड़ी हैं, जहां आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब गिराए हैं और अल होदेदा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, इजरायली फाइटर जेट ने पोर्ट पर बमबारी की है। लेकिन जिस दौरान हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, नेतन्याहू कैसे हमले पर नजर बनाए बैठे थे, वो तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि यमन पर हुआ हमला नेतन्याहू ने लाइव देखा। हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक सब कुछ मॉनिटर किया गया। वॉर टीम के साथ वॉर रूम में नेतन्याहू की मौजूदगी की ये तस्वीर। हालांकि सेना को हमले का दिशा निर्देश देते हुए नेतन्याहू नजर आए। तो यमन पर जिस तरीके से इजराइल ने हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन वॉर रूम में नेतन्याहू जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे थे यमन पर हमले के वक्त में, वॉर रूम में उनकी मौजूदगी को लेकर खबर यह है कि यमन से बदले की रणनीति नेतन्याहू ने तैयार कर रखी है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुती के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया है आउटस्ट्रेच आर्म। इसमें इंपॉर्टेंट खबर यह भी है कि हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक खुद उनकी वॉर रूम में मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि यहां वॉर टीम के साथ वो लगातार दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब अल होदेदा पर जिस तरीके से हमले हुए, उसी तबाही को खुद यहां पर बैठकर नेतन्याहू मॉनिटर करते रहे। अभी फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, स्पेशल ऑपरेशन के तहत यह हमला हुआ, जिसमें यमन पर F-16 और F-35 से हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल के 8 F-35 विमानों ने बमबारी की है। यमन पर 5 F-16 फाइटर जेट्स ने बॉम्ब गिराए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तबाही मचा दी और उसी तबाही की एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से F-16 से तबाही की ये तस्वीर सामने आई, क्योंकि अब हवाई हमले हुए हुती के ठिकानों पर। हालांकि बड़ी खबर है कि अब हुती ने भी इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया है और हुती का इजराइल पर बारूदी पलटवार, जहां हुती ने इलात पर मिसाइल हमला किया है और अल होदेदा पर हमले का है ये जवाब। यमन से एक साथ कई मिसाइल अटैक को लेकर भी खबर है और इजराइल पर यमन के एक और हमले को लेकर खबर है, जहां सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल से भीषण अटैक को अंजाम दिया गया है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है ये मिसाइल। यमन के काउंटर अटैक के बाद इजराइल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल के इलाज शहर में बज रहे सायरन की ये आवाज सुनिएगा। अल होदेदा पर हमले का यमन दे रहा है जवाब। तो यमन हमले पर TV9 ने जो बताया वैसा ही हुआ। ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं TV9 ने कल ही बता दिया कि इजराइल हमला करेगा। TV9 के शो फुल एंड फाइनल में हमने इसको लेकर खुलासा किया था। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने TV9 पर आपको ये एक्सक्लूसिव खबर कल ही दे दी थी कि किस तरीके से बड़े हमलों को दिया जाएगा अंजाम। तेल अवीव पर हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। हूती से निपटने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है इजराइल। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। हूती को करारा जवाब देने की तैयारी में इजराइल। आई सेड ड्रोन शॉट्स। तेल अवीव पर हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। हूती से निपटने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है इजराइल। हूती से बदला लेने का काउंटडाउन, तेल अवीव पर हमले का विध्वंसक बदला लेने की तैयारी कर रहा है इजराइल। इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिका के साथ मिलकर हूती पर हमले की तैयारी में इजराइल। यमन के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमला, पहला ऑप्शन। दूसरा, यमन पर इजराइल के फाइटर प्लेन से हमला। तीसरा ऑप्शन, अमेरिका के साथ मिलकर रेड सी में हूती पर हमला। चौथा ऑप्शन, पश्चिमी देशों का हूती के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। ये ऑप्शंस है सामने। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल TV9 ने बता दिया था कि हमला रात को होगा। TV9 गेस्ट ने जो प्रिडिक्ट किया था, जो भविष्यवाणी की थी, सच साबित हुई। TV9 ने बताया था हमले की डेडलाइन क्या है। यमन पर एयर स्ट्राइक की भविष्यवाणी भी हुई थी और TV9 की शो फुल एंड फाइनल में क्या प्रिडिक्ट किया गया था गेस्ट की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, कैसे हुआ था एनालिसिस, सुनिए। जो यमन पे अटैक होने वाला है, कितने घंटे आप देख रहे हैं? मुझे लगता है आज रात को होगा, सबसे बड़ी गलती होगी। और सुमित और निशान, वंस अगेन आई एम सेइंग, आप लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी प्रार्थना है। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा और इसमें हिजबुल्लाह भी कूदेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है और भगवान करे ये भविष्यवाणी पूरा ना हो।
वॉरजोन से आ रहे एक्सक्लूसिव खबरों पर आगे भी करते रहेंगे आपको अपडेट, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं और मेक इन इंडिया कामयाबी की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसके सूत्रधार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इसके आधार और किरदार 140 करोड़ भारतीय हैं। आज मेक इन इंडिया की कामयाबी 7 समंदर पार भी आसमान की बुलंदी छू रही है। दुनिया के दूसरे देशों में भी मेक इन इंडिया की धाक जम गई है। भारत का मेक इन इंडिया मंत्र उन देशों को भी अपना मुरीद बना चुका है जो पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया ने लेकिन कैसे भारत को मैन्युफैक्चरिंग के पावर हाउस में बदल दिया है। इस पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। ये भारत के कायापलट की कालजयी तस्वीर है। ये भारत के बारे में पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर ने दुनिया को दिखाया कि भारत न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है, बल्कि दूसरे देश भारत से इस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीद भी रहे हैं। अब आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं जो हिंदुस्तान की नई कहानी कहती है। बिहार के हाजीपुर की फैक्ट्री में ये कारीगर जूते बना रहे हैं। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी साल 2018 से लेदर के ऐसे जूते बना रही है जिसकी सप्लाई रशियन आर्मी को भी की जाती है। इन्हीं जूतों को पहनकर रशियन आर्मी मैदाने जंग में दुश्मनों से लोहा लेती है। हाजीपुर ने इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का रशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रशिया में। तो रशिया में जो भी है हम लोग का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डे बाय डे हम लोग का जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी है इंक्रीज हो रहा है। ये कहानी नए हिंदुस्तान की है। देश के औद्योगिक नक्शे से गुमनाम रहे हाजीपुर का आज मॉस्को तक डंका बज रहा है। ये घटना युग परिवर्तन की मुनादी है। ये एक संकल्प, एक सपने और आत्मनिर्भर भारत का उस लक्ष्य की पूर्ति है जो कभी बहुत दूर नजर आता था। लेकिन पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया के तहत आज भारत सिर्फ अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्माण कर रहा है। मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना का जो ख्वाब पीएम मोदी ने 10 साल पहले पहली बार देश की बागडोर संभालने के बाद देखा था और जिसका ऐलान लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के सामने किया था, आज वो योजना विश्व भर में डंका बजा रही है। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। 10 साल के अंदर मेक इन इंडिया ने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति में बदल दिया है। मोबाइल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक भारत में बन रहे हैं। आज फाइटर जेट से लेकर सबमरीन तक भारत में बन रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। पहले जहां भारत मोबाइल से लेकर अत्याधुनिक हथियारों तक के लिए विदेशी शक्तियों की तरफ देखता रहता था, आज वो भारत दूसरे देशों को बड़े से बड़ा उत्पाद निर्यात करने वाला बन गया है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन गया है। एक समय था जब 80% मोबाइल फोन आयात किए जाते थे, लेकिन आज करीब 99% फोन भारत में ही बनाए जा रहे हैं। ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के दूसरे बड़े देश भी मेड इन इंडिया मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मेक इन इंडिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोल दिया है। डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर एफडीआई आया है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि मेक इन इंडिया कैसे इतनी जल्दी भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन गया है। बिहार में हाजीपुर के कारखाने ने पिछले साल 100 करोड़ रुपए के 15 लाख जोड़ी जूते रूसी सेना को निर्यात किए हैं। दुनिया की साइकिल राजधानी कहे जाने वाले ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भारत में बनी साइकिलों की मांग तेजी से बढ़ी है। साइकिल के लिए इन देशों के बीच भारत पहली पसंद बन गया है। इसकी वजह यह है कि भारत में बनी साइकिलों की गुणवत्ता चीन में बनी साइकिलों से भी बेहतर है। लेकिन 10 साल पहले यह सब इतना आसान नहीं था। 10 साल पहले ये ग्लोबल कामयाबी महज एक ख्वाब नजर आ रही थी। लेकिन पीएम मोदी की रीति नीति ने इसे सिर्फ एक दशक में ही संभव कर दिखाया। आज भारत का अमूल दूध अमेरिका में भी पहुंच गया है। पनीर, दही, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट और अन्य उत्पाद भी दूसरे देश भारत से मंगा रहे हैं। खाड़ी देशों, एशिया और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों में इनका निर्यात किया जा रहा है। गुणवत्ता और विश्वसनीयता मेक इन इंडिया के दो बड़े आधार रहे हैं। यही वजह है कि भारत में बने कश्मीर विलो बैट की 2023 वनडे विश्व कप के दौरान भारी मांग थी। कश्मीर विलो बैट के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से निर्यात के ऑर्डर आए। 17 बड़े और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा इस बैट का इस्तेमाल करने के बाद कश्मीर विलो बैट दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी पसंद बन गई। जम्मू कश्मीर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर विलो बैट को जीआई टैग दिलाने पर भी काम कर रही है। 10 सालों में ये बात बहुत हद तक सही साबित हो चुकी है कि इसी जिम्मेदारी और जवाबदेही की वजह से ही भारत का यूपीआई भी वैश्विक स्तर पर पसंदीदा बन रहा है। फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, यूएई, सिंगापुर और नेपाल जैसे विकसित और विकासशील देश भी यूपीआई को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय उत्पादों ने अमेज़न के ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की बिक्री पर भी अपना दबदबा बना लिया है। ग्लोबल मार्केट में मेक इन इंडिया रिसर्च का विषय बन चुका है। शुरुआत में पीएम मोदी की इस योजना को भी राजनीतिक गलियारों में संदेह की नजरों से देखा गया था। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। कहते हैं कामयाबी खुद में ही तमाम सवालों का एक मुकम्मल जवाब है। आज दुनिया मेक इन इंडिया जैसी विराट योजनाओं के पीछे पीएम मोदी के विजन को समझ रही है और उन्हें सराह भी रही है। Prime Minister Modi is the boss. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।